हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जीके जीएस का 5वां दिन है, जो कि हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल द्वारा 25 में पूछा गया क्वेश्चन जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और उसको डिटेल से समझ रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। जब कपास और रबर को एक साथ रगड़ा जाता है तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है। तो देखिए, देखिए कपास और रबर को जब रगड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं इसके बारे में कुछ। देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए कपास है, ठीक है, और ये रबर है। ये रबर है। जब दोनों को रगड़ते हैं तो क्या होता है कि दोनों में एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। देखिए, कोई भी तो ऑब्जेक्ट को अगर हम रगड़ेंगे तो क्या होता है, वो घर्षण बल वहां पे प्रोड्यूस होगा ही, ठीक है। उससे क्या होता है कि देखिए, अब आप लोग पढ़े ही होंगे कि हर एक ऑब्जेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इसके जो कि इसके ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बाहर घूमते रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो इसी घर्षण बल की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। गुब्बारा क्या होता है, ऊनी कपड़े से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी कि ये जो कपास है, कपास से जो रबर वाला जो गुब्बारा है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यानी कि इसमें देखिए, पहले क्या था, जो भी इलेक्ट्रॉन था इसमें चार्ज क्या था, कुछ नहीं था, जीरो था। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या हुआ, एक नेगेटिव चार्ज आ गया इस पे। जब ये इलेक्ट्रॉन कोई लेता है तो उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज का होता है, ठीक है, या ऋणात्मक बोल सकते हैं उसको। देखिए, इस पे भी चार्ज जीरो था, इस पे भी कोई चार्ज नहीं था पहले, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम था। तो अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन इससे चला गया, तो अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का कम ही हुआ। यानी कि अगर मान लेते हैं कि इस पे 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन था, तो अब कितना बच गया, इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन तो 10 ही बचा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 9 बचा। तो प्रोटॉन एक ज्यादा हो गया, यानी कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि ये जो कपास है या जो ऊनी कपड़ा है वो क्या होगा, उस पे प्लस चार्ज बच जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि जब कपास और रबर को एक साथ रगड़ा जाता है तो क्या परिणाम होता है। देखिए, रबर धनात्मक रूप से अवशेषित आवेशित होता है, यानी कि यहाँ बोला गया कि रबर जो है वो धनात्मक रूप से होता है। देखिए, रबर क्या होता है, ऋणात्मक रूप रबर का जो रूप होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक रूप होता है, क्योंकि उस पे नेगेटिव चार्ज है। ये तो ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या है, कपास और रबर ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं, तो देखिए ये भी गलत है। कपास और रबर जो है दोनों ऋणात्मक नहीं हो पाएंगे, यहाँ पे एक ही होता है, रबर ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब देखिए, तीसरा ऑप्शन क्या है, कपास धनात्मक रूप से आवेशित होता है और रबर ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। क्या होता है कि कपास भी होता है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और रबर पे जो है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि सही हो गया। और चौथा देखिए क्या है ऑप्शन में, कपास और रबर धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं, तो ये गलत हो गया। दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, यानी कि दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे। या तो एक, या जो भी इलेक्ट्रॉन को लेता है, जैसे कि यहाँ पे कपास में जितना इलेक्ट्रॉन था, कपास से एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लिया, या जितना भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, हम एक ही इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, दो भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो निगेटिव ही चार्ज होगा, भले उस चार्ज का जो क्वांटिटी होगा वो अलग होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन ये तो होगा कि वो निगेटिव ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या होगा, ये कपास है,
ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, साइन है। ठीक है, ये माइनस साइन इसके ऊपर देते हैं कि हम लोगों को पता चले इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। और ये क्या क्या माइनस हो गया, कपास से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया और रबर पे चला गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रबर के पास आ गया। तो रबर क्या बन गया, ये क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। और ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। ठीक है, और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, धनात्मक, और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। मणिपुर संघाई महोत्सव, जिसका नाम राजकीय पशु संगाई के नाम पर रखा गया है, उसकी शुरुआत कब से, उसकी शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। तो देखिए, ऑप्शन ए है 2005, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2020। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, जो कि 2010 है। तब देखिए, ये जो संघाई महोत्सव जो कि मणिपुर में मनाया जाता है, इसके बारे में हम कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए, संघाई महोत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है। ये तो क्वेश्चन में ही था कि मणिपुर में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, संघाई महोत्सव और संघाई हिरण के बारे में। ठीक है, तो संगाई उत्सव जो है मणिपुर का एक वार्षिक सांस्कृतिक त्योहार है। ठीक है, वार्षिक यानी कि हर एक वर्ष ये सांस्कृतिक त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। और देखिए, ये कब से कब तक मनाया जाता है, 21 से 30 नवंबर तक मनाया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। और ये क्या करता है, उत्सव का आयोजन मणिपुर पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, और देखिए इसका नाम, इसका पुराना नाम पूछ सकता है। तो इसका पुराना नाम क्या है, पर्यटन उत्सव। 2010 में इसका नाम बदल के संगाई उत्सव कर दिया गया। इसलिए यहाँ जो क्वेश्चन में है कि संगाई महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी, 2010 में। 2010 के पहले क्या था, क्या होता था, इसके बदले पर्यटन उत्सव होता था। ठीक है, अब देखिए संगाई, अब देखते हैं यहाँ पे संगाई हिरण के बारे में जान लेते हैं। देखिए संगाई हिरण जो है वो आ, एक दुर्लभ प्राणी है, जो कि भारत में सिर्फ मणिपुर में ही पाया जाता है। ठीक है, और ये, ठीक है, और ये मणिपुर में किस पार्क में, किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो ये केबुल लामजाओ। ठीक है, ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि मणिपुर में है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो हमारे भारत के किस राज्य में स्थित है, तो क्या हो जाएगा, मणिपुर में है। और देखिए इसका मतलब इसमें एक विशेषता है। इसमें विशेषता क्या है, ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और इसी केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ये संगाई हिरन पाया जाता है। संगाई हिरन पाया जाता है इसी केबुल लामजाओ में, और ये तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुनिया का, पूरे दुनिया भर में एकमात्र है। ठीक है, पूरी दुनिया में अकेला है जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है 10⁹ यहाँ पे ये हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, ये जो है कितने आर्मस्ट्रॉन्ग के इक्वल होता है।
तो देखिए ऑप्शन में 10, 100, 0.1, 1, ये कितना हो जाएगा, 10 के इक्वल हो जाएगा, 10 आर्मस्ट्रांग। देखिए यहाँ पे होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं ये आर्मस्ट्रांग है क्या। देखिए यहाँ पे ये जो आर्मस्ट्रांग है वो एक यूनिट है। यूनिट क्या है, बहुत छोटा यूनिट है, कि ऐसा यूनिट है कि एक आर्मस्ट्रांग में, यहाँ देख सकते हैं कि एक आर्मस्ट्रांग में क्या है, 10 पे पावर -10 मीटर होता है। -10 मतलब क्या हो गया, हम इसको लिख सकते हैं, ये 1 पे 10 जीरो दे देंगे नीचे में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी इतना। और ये इसका अगर वैल्यू डेसिमल में हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, यानी कि इतना छोटा यूनिट होता है आर्मस्ट्रांग। तो एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाता है, बस ये समझाने के लिए बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि एक आर्मस्ट्रांग में कितना होता है, वो -10, 10 पे पावर -10 मीटर होता है। अब देखिए कुछ और यूनिट होता है जो कि नैनोमीटर हो गया। एक नैनोमीटर में कितना होता है, 10 पे पावर 9 मीटर होता है। अब देखिए 1 मीटर में, अगर 1 नैनोमीटर में 10 पे पावर 9 मीटर है तो 1 मीटर में कितना नैनोमीटर होगा, 10 पे पावर 9 मीटर हो, 9 नैनोमीटर होगा। नहीं, यहाँ पे माइनस नहीं हो, क्योंकि देखिए ये जो है अगर हम इसका साइड चेंज करेंगे इधर आ जाएगा, और ये जो है पावर है माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा, पावर प्लस में। अगर साइड चेंज करने आप लोग पढ़े होंगे, या फिर आ, ये जो पावर एक्सपोनेंट और पावर आपने स्कूल में पढ़ा होगा, तो ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो 1 मीटर में क्या होता है, 10 पर पावर 9 नैनोमीटर होता है। उसी तरह से 1 मीटर में अगर हम आर्मस्ट्रांग में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 10, ये होता है इसका। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि ये दोनों को इक्वल करना है। ये दोनों तो इक्वल है ही। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 10 पे पावर 10 आर्मस्ट्रांग इक्वल टू 10 पे पावर 9 नैनोमीटर। यहाँ पे देखिए दोनों 1 मीटर तो 1 मीटर है, तो यानी कि ये भी दोनों भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। एग्जाम हमको यहाँ पे पूछा क्या गया है, 10 पे पावर -9 नैनोमीटर। देखिए अगर हम यहाँ पे -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -9 से नहीं, -18 से मल्टीप्लाई कर देंगे नैनोमीटर, तो यहाँ भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 10 पे पावर -18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक्सपोनेंट पावर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 पे पावर -9 नैनोमीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 पे पावर माइनस। और अगर नैनोमीटर और आर्मस्ट्रांग में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं कि 10 आर्मस्ट्रांग जो होगा, हाँ 10 आर्मस्ट्रांग जो होगा वो 1 नैनोमीटर के इक्वल होगा। और यहाँ से भी ये क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं कि 1 नैनोमीटर जो होता है 10 to the power -9 मीटर होता है, तो ये 10 आर्मस्ट्रांग के इक्वल हो गया। या फिर यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि एक आर्मस्ट्रांग में कितना है, 10 पे पावर -10 मीटर। ठीक है, दोनों साइड क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 10 से गुना करेंगे तो इस पे पावर 1 है। और जब पावर होता है तो पावर सेम हो, ये पावर डिफरेंट होता है, बेस सेम होता है, तो क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे यहाँ पे -9 मीटर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि 10 पावर -9 मीटर जो है वो कितना आर्मस्ट्रांग के इक्वल होता है, तो वो 10 आर्मस्ट्रांग के इक्वल होता है। अगर इक्वेशन को ये अगर आप लोग पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़े हैं और याद है तो ये चीज समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं ध्यान में है तो एक बार उसको देख लीजिएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ कैसे।
ठीक है। अब एक यूनिट है माइक्रोमीटर। ठीक है, तो माइक्रोमीटर को देखिए इस तरह से भी लिखते हैं, माइक्रो को ये म्यू इसको बोलते हैं, माइक्रोमीटर। ठीक है, ये भी लिखते हैं। तो एक माइक्रोमीटर में कितना होता है, ये भी छोटा यूनिट है, 10⁻⁻⁶ मीटर। और एक मेगा, मेगा होता है बड़ा होता है। मेगा क्या होता है, नाम से ही सुने होंगे, मेगा स्टार बोलते हैं। तो क्या होता है, मेगा मीटर मतलब बड़ा पावर, ये बड़ा यूनिट है। बड़ा यूनिट कितना यूनिट, 10⁻6 है मीटर। 10⁻6 मीटर मतलब एक मेगा मीटर में 1 2 3 4 5 6 इतना मीटर होता है। ठीक है, आप खुद ही देख सकते हैं कितना बड़ा ये यूनिट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। पहला ऑप्शन है सभी राज्यों की विधान परिषद, भारत की संसद, सभी राज्यों की विधानसभाएं और भारत का निर्वाचन आयोग। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या है, भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो देखिए कोई भी राष्ट्रपति जो, कोई भी व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति कब निर्वाचित हो सकता है। तो देखिए पहली बात तो वो कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। आपको किसी भारत की किसी भी ऑफिशियल पोस्ट पे होने के लिए पहला चीज यही होना चाहिए कि आप भारत के नागरिक हैं। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। देखिए 35 वर्ष से कम में कोई उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए सबसे कम आयु कितनी है, कितना है, 35 वर्ष। ठीक है, और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है, यानी कि अब देखिए ये जो है राज्यसभा का ये जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अब देखिए जो राज्यसभा का सदस्य होता है वही ये उसका इसका उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो उपराष्ट्रपति है वो क्या होता है, राज्यसभा का सभापति या फिर हेड बोल सकते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। जैसे जैसे लोकसभा का हेड कौन होता है, लोकसभा का सभापति कौन होता है, वो स्पीकर होता है। ठीक है, वो स्पीकर होता है। उसी तरह से राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अब देखिए उस उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में अनुच्छेद नंबर 324 के बारे में दिया गया, 1900 अनुच्छेद नंबर 324 में दिया गया। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में दिया गया इसके बारे में, इसके चुनाव के बारे में। देखिए क्या दिया गया, अनुच्छेद 324, भारत निर्वाचन आयोग को भारत के उपराष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अगर यही एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसको किस अनुच्छेद में पूछा गया है, तो उसको देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अनुच्छेद नंबर 55 में पूछा गया है। और अनुच्छेद नंबर 55 किस भाग में है, देखिए अनुच्छेद नंबर 55 जो है वो भाग 5 में है। भाग 5 में क्या है कि संघ के बारे में बात किया गया, और ये जो है राष्ट्रपति जो है वो संघ संघ में ही आते हैं। तो इसके चुनाव के बारे में भी अनुच्छेद नंबर 55 में बात किया गया, जो कि भाग 5 में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। क्या नाथुला होगा, रोहतांग होगा, थाल घाट होगा या जोजिला होगा। तो देखिए जो नाथुला है वो इसका सही आंसर हो गया। नाथुला क्या करता है, भारत को चीन से जोड़ता है। ठीक है,
अब देखिए, देखिए भारत और चीन को जोड़ने वाले प्रमुख दर्राओं में से एक कौन है? नाथुला दर्रा है, जो सिक्किम को, देखिए सिक्किम को जोड़ता है। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में ये उपस्थित है, या फिर भारत के किस राज्य से चीन को जोड़ता है। तो भारत के सिक्किम को किस कहाँ जोड़ता है? चीन के तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, अब देखिए कुछ दर्रा कुछ पास हम उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे सिपकला दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, काराकोरम दर्रा है और रोहतांग दर्रा है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये सब के बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है और किसको किसको जोड़ता है। देखिए सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच स्थित है। ये भी देखिए चीन को जोड़ता है, भारत और चीन को जोड़ता है। ठीक है, ये भी भारत और चीन को जोड़ता है। तो भारत में ये है कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है और तिब्बत को जोड़ता है। फिर लिपुलेख दर्रा है, वो भी उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। ये भी भारत और चीन को जोड़ता है, तो उत्तराखंड में प्रेजेंट है। काराकोरम कहाँ है? तो देखिए काराकोरम जो है वो भी भारत और चीन को जोड़ता है। तो कौन ये, कल इसके बारे में हमने बात किया था, मैप में भी हमने इसको देखा था कि ये पाकिस्तान, आ, अ, ये भारत और चीन तीनों में, ये तीनों में है। ठीक है, ये जो काराकोरम पर्वतमाला है ये तीनों में है। तो इसलिए यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है, काराकोरम पर्वतमाला जो है वो भारत और चीन के बीच उपस्थित है। ठीक है, अब देखिए रोहतांग दर्रा के बारे में देख लेते हैं। रोहतांग दर्रा कहाँ पे? ये देखिए रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश और लाहौर देखिए कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। देखिए जो हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल और स्पीति घाटी है उसको जोड़ता है, किससे जोड़ता है? कुल्लू घाटी से जोड़ता है। ठीक है, ये रोहतांग दर्रा कहाँ पे है अगर पूछा जाए तो एग्जाम में, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, यह दर्रा मनाली और लेह को भी सड़क मार्ग से जोड़ता है। किसको किसको? मनाली और लेह को कैसे जोड़ता है? सड़क मार्ग से। यह हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी छोर पर स्थित है। कहाँ पे है? पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी छोर पर स्थित है। ऐसे ये जरूरी नहीं है, जरूरी यहाँ पे है कि रोहतांग दर्रा कहाँ पे है और किसको 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 जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और ऐसा ही वीडियो आप लोगों को और भी चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।